हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वी स्टार्टेड आवर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर 6 वोल्ट मीटर का अंश शोधन। ये विभव मापी का एक नया अनुप्रयोग है। हम 3 अनुप्रयोग पहले पढ़ चुके हैं। एक तो हमने पढ़ा था किसी प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना, दूसरा हमने पढ़ा सेलों का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना, तीसरा हमने पढ़ा अल्प विभवांतर की गणना करना। ये 3 चीजें हमने पढ़ी। इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वो नेक्स्ट टॉपिक हम जो पढ़ रहे हैं वो है वोल्ट मीटर का अंश शोधन। अब सबसे पहली चीज तो अंश शोधन होता क्या है, इसको हमें समझना पड़ेगा। तो अंश शोधन से मतलब है कि जो वोल्ट मीटर प्रेक्षण ले रहा है, जैसे वोल्ट मीटर को हमने परिपथ में लगा दिया, परिपथ में लगाने के बाद वोल्ट मीटर ने कुछ मापन किया, कुछ प्रेक्षण लिए, तो वोल्ट मीटर के द्वारा लिए गए प्रेक्षणों का जांच वोल्ट मीटर का अंश शोधन कहलाता है। ठीक है। अब सबसे पहली चीज जांच किससे की जाएगी? जांच की जाएगी सही प्रेक्षणों से। तो वोल्ट मीटर द्वारा प्राप्त, अब सही प्रेक्षणों से अगर जांच करोगे, इसका मतलब वोल्ट मीटर कौन से प्रेक्षण ले रहा है? त्रुटिपूर्ण अगर प्रेक्षण ले रहा है तो इसका कंपैरिजन ही हम सही प्रेक्षणों से करेंगे। तो वोल्ट मीटर द्वारा प्राप्त त्रुटिपूर्ण प्रेक्षणों की जांच विभव मापी द्वारा प्राप्त सही प्रेक्षणों से करना ही वोल्ट मीटर का अंश शोधन कहलाता है। यानी वोल्ट मीटर द्वारा लिए गए प्रेक्षण और विभव मापी द्वारा लिए गए प्रेक्षणों का कंपेयर करना, उनकी जांच करना वोल्ट मीटर का क्या कहलाता है? अंश शोधन कहलाता है। ठीक है। इसके लिए हम वही वोल्ट मीटर का विभव मापी का एक सर्किट हम बनाते हैं। तो सर्किट में वही प्राइमरी सर्किट तो सेम रहेगा, जैसा मैं बार बार कहता हूं। तो प्राइमरी सर्किट के अंदर तो आपका यहां पर प्राइमरी सेल हो गया, एक कुंजी हो गई आपकी, एक धारा नियंत्रक हो गया। तो ये तो हो गया आपका प्राइमरी सर्किट। इसको तो हम बोलेंगे प्राथमिक परिपथ। ठीक है। द्वितीयक परिपथ के अंदर हमें क्या क्या जोड़ना है देखते हैं। तो द्वितीयक परिपथ में एक स्टैंडर्ड सेल, जिसे हम मानक सेल भी कहते हैं, एक मानक सेल हमने यहां पर जोड़ रखा है। और इस मानक सेल का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो टर्मिनल 1 से जुड़ा हुआ है। ठीक है। टर्मिनल 2 जो है वो गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर की सहायता से किससे जुड़ा हुआ है? जो कि J से। ठीक है। टर्मिनल 3 को यह रेजिस्टेंस बॉक्स है, जिसे हम प्रतिरोध बॉक्स भी कहते हैं। इस प्रतिरोध बॉक्स से यहां एक वोल्ट मीटर जुड़ा हुआ है प्रतिरोध बॉक्स से। ठीक है। और यहीं पर हमने एक और धारा नियंत्रक लगा रखा है RS2, और यहां आपका है टर्मिनल 3। यहां कौन सा टर्मिनल है आपका? टर्मिनल 3। ओके। और ये सर्किट आपका यहां कंप्लीट हो गया। ठीक है। तो इसके अंदर यहां पर अब थोड़ी सी चीजें हमें समझनी पड़ेगी। ये पॉइंट है आपका C। आइए मैं इसको प्राइमरी सर्किट में पूरा समझा दूं आपको। तो यहां पे अगर हम देखते हैं इस सर्किट को, तो इस सर्किट के अंदर सबसे पहली चीज, ये आपका प्राइमरी सर्किट है, जिसे हम कहते हैं प्राथमिक परिपथ, और यह है आपका द्वितीयक परिपथ। ओके। तो अब हम वापस अंश शोधन की बात करते हैं। तो अंश शोधन क्या? वोल्ट मीटर के त्रुटिपूर्ण पाठ्यांकों की विभव मापी से प्राप्त पाठ्यांकों से तुलना करना वोल्ट मीटर का अंश शोधन कहलाता है। ओके। अब परिपथ संयोजन की हम बात करते हैं। तो परिपथ संयोजन बहुत सीधी सी
लैंग्वेज में जैसा हमने यहाँ डायग्राम बनाया है उस डायग्राम के अकॉर्डिंग हम परिपथ संयोजन की बात करते हैं। तो परिपथ संयोजन में हम कहते हैं कि चित्रानुसार विभवमापी के प्राथमिक परिपथ में एप्सिलॉन पी विद्युत वाहक बल का एक सेल, कुंजी के, धारा नियंत्रक आर एच श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। ठीक है। द्वितीयक परिपथ में एक मानक सेल संयोजित करते हैं, एप्सिलॉन एस लिखा हुआ है, एस का मतलब होता है स्टैंडर्ड। तो द्वितीयक परिपथ में एक मानक सेल हम संयोजित करते हैं जिसका धन सिरा उच्च विभव बिंदु ए से जुड़ा हुआ है। ठीक है। और ऋण सिरा द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 1 से जुड़ा हुआ है। जैसे जैसे डायग्राम चल रहा है वैसे हम चल रहे हैं। द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 2 को धारा मापी की सहायता से जोकी से जोड़ देते हैं और यहां पर इसी के साथ एक अन्य सेल जिसका विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन, यहां एक अन्य सेल जुड़ेगा जिसका विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन और कुंजी K2। तो एक अन्य परिपथ के अंदर हम विद्युत वाहक बल, एक अन्य सेल एप्सिलॉन, धारा नियंत्रक RH2, कुंजी K2 और प्रतिरोध बॉक्स, इन चारों को किस में जोड़ देते हैं? श्रेणी क्रम में। ठीक है। प्रतिरोध बॉक्स के समानांतर क्रम में एक वोल्ट मीटर लगा हुआ होता है और प्रतिरोध बॉक्स का एक सिरा टर्मिनल 3 से जोड़ देते हैं। ठीक है। तो जिस वोल्ट मीटर का संयोजन करना है उसे हम किसके बीच में जोड़ते हैं? प्रतिरोध बॉक्स के बीच में जोड़ देते हैं। तो ये आपका पूरा का पूरा परिपथ जो था वो हमने एक डिक्टेट कर दिया, वो हमने एक थ्योरेटिकली डिक्टेट कर दिया कि भाई इसमें होता क्या है। ओके। अब हम यहां पर बात करते हैं इसकी कार्यविधि की कि कार्यविधि में क्या होगा। तो कार्यविधि के अंदर हम क्या कहते हैं कि सर्वप्रथम हम कुंजी K लगाते हैं। कुंजी K लगाते हैं आपका प्राथमिक परिपथ पूर्ण हो गया। ठीक है। आपने कुंजी K को जोड़ा, कुंजी K को जोड़ते प्राथमिक परिपथ आपका पूर्ण हो गया और द्विमार्गी कुंजी के 1 और 2 के बीच में भी डॉट लगा देते हैं। तो ये 1 और 2 को भी हमने क्या किया? ये डॉट लगा दिया। तो 1 और 2 के बीच में भी डॉट लगा दिया तो 1 और 2 जुड़ गया। तो 1 और 2 के बीच में डॉट लगाकर जैसे ही तुमने 1 और 2 के बीच में डॉट लगाया, डॉट लगाते क्या हुआ? ये मानक सेल परिपथ में आ गया। ये मानक सेल किस में आ गया? परिपथ में। तो इस मानक सेल के लिए अब तुमने इस विसर्पी कुंजी को तार AB पर खिसकाया और तार AB पर कब तक खिसकाओगे? जब तक कि संतुलन की स्थिति प्राप्त नहीं हो जाती। तो माना संतुलन की स्थिति L0 है। क्या संतुलन मान लिया हमने? L0। ठीक है। तो विभवमापी का सिद्धांत क्या कहता है इस मानक सेल के लिए? एप्सिलॉन S इक्वल्स टू XL0। ये कहता है विभवमापी का सिद्धांत, एप्सिलॉन S इक्वल्स टू XL0 और X इक्वल्स क्या हो जाएगा यहां से? तो यहां तुमने विभव प्रवणता निकाल ली तो ये विभवमापी का क्या कहलाएगा? मानकीकरण। पढ़ रखा है हमने पहले। क्योंकि विभव मापी का मानकीकरण किसे कहते हैं? विभव प्रवणता के यथार्थ मान को ज्ञात करने की प्रक्रिया विभव मापी का मानकीकरण कहलाती है। अगर तुमने विभव प्रवणता का मान यथार्थता पूर्वक ज्ञात कर लिया तो उस प्रक्रिया को हम मानकीकरण कहते हैं। तो क्या किया हमने? दोबारा रिपीट कर रहा हूं। सबसे पहले कुंजी K को जोड़ा, कुंजी K को जोड़ते ही एप्सिलॉन S परिपथ में आ गया। एप्सिलॉन S परिपथ में आया तो उसके लिए हमने जोगी को तार AB पर खिसकाया, संतुलन लंबाई L0 ज्ञात की, यहां से यहां तक की लंबाई को हमने L0 मान लिया और इस L0 के लिए विभवमापी का सिद्धांत लगा दिया और यहां से विभव प्रवणता ज्ञात कर ली। ठीक है। और यही विधि क्या कहलाती है? विभवमापी का मानकीकरण कहलाती है। ओके यहां तक। इसके बाद में अब हम क्या करते हैं? द्विमार्गी कुंजी के 1 और 2 टर्मिनल के बीच में से डॉट हटा देते हैं। अब 1 और 2 टर्मिनल के बीच में से डॉट हटा दी और 2 और 3 टर्मिनल के बीच में डॉट लगा दी। तो 1 और 2 के बीच में से डॉट हटा देते हैं और 2 और 3 के बीच में से डॉट, 2 और 3 के बीच में डॉट लगा देते हैं और कुंजी K2 को भी क्या कर देते हैं? बंद कर देते हैं। तो अब 2 काम किए, 2 और 3 के बीच में डॉट लगा दी, कुंजी K2 को बंद कर दिया यहां तक। अब प्रतिरोध बॉक्स से एक उपयुक्त मान का प्रतिरोध हमने निकाल लिया। तो प्रतिरोध बॉक्स से हम क्या करते हैं? उपयुक्त मान का प्रतिरोध निकाल लेते हैं और यह धारा नियंत्रक क्या करता है? यह धारा नियंत्रक इच्छित मान की धारा प्रवाहित करता है। क्यों? क्योंकि धारा नियंत्रक का काम ही धारा को नियंत्रित करना है। कम ज्यादा करोगे तो धारा का मान भी कम ज्यादा होगा। तो धारा नियंत्रक की सहायता से प्रतिरोध में धारा का इच्छित मान प्रवाहित कर वोल्ट मीटर में हम क्या करते हैं? इसका विक्षेप प्राप्त करते हैं। देखिए क्या किया सेकंड स्टेज में? कुंजी K2 क्लोज कर दी, 2 और 3 के बीच में डॉट लगा दिया तो अब ये पूरा का पूरा परिपथ के अंदर आ गया। अब
प्रतिरोध बॉक्स से एक उपयुक्त मान का प्रतिरोध निकाला और धारा नियंत्रक की सहायता से इस प्रतिरोध के अंदर इच्छित मान की धारा प्रवाहित करी और यहां जो विभवांतर उत्पन्न हुआ उसका मान किसकी सहायता से ज्ञात कर लिया, वोल्टमीटर की सहायता से हम ज्ञात कर लेते हैं और इस पाठ्यांक को हम नोट कर लेते हैं। ठीक है, तो वोल्टमीटर का जो ये पाठ्यांक प्राप्त हुआ है यहां पर, यह पाठ्यांक कौन सा पाठ्यांक कहलाएगा, त्रुटिपूर्ण पाठ्यांक। इसको हम कहेंगे त्रुटिपूर्ण पाठ्यांक। क्यों कहेंगे, क्योंकि इस चैप्टर की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि वोल्टमीटर विभवमापी में विभवमापी को क्यों काम में लिया जाता है, विभवमापी क्यों श्रेष्ठ होता है, क्योंकि वोल्टमीटर धारा के कुछ अंश को ग्रहण कर लेता है, इस कारण से विभवमापी को श्रेष्ठ माना जाता है। क्योंकि विभवमापी अविक्षेप बिंदु विधि पर कार्य करता है, इसलिए वो धारा का एक भी अंश नहीं लेता। तो यहां पर जो वोल्टमीटर मान ज्ञात करेगा, वोल्टमीटर जो पाठ्यांक आपको देगा, वो पाठ्यांक कौन सा पाठ्यांक कहलाएगा, इस पाठ्यांक को हम त्रुटिपूर्ण पाठ्यांक कहते हैं। ठीक है, इस पाठ्यांक के लिए अब हम क्या करते हैं, इसी पाठ्यांक के लिए जो वोल्टमीटर में पाठ्यांक आया है, इसी अवस्था में अब हम जोकी को भी सरकाते हैं। जोकी को सरकाकर हम संतुलन लंबाई ज्ञात करते हैं और वो संतुलन लंबाई हमने मानी L2। ठीक है, तो उस संतुलन लंबाई के लिए V डैश, इसके लिए तो आया V और अब V डैश लिया तो V डैश कितना हो गया आपका XL2। ठीक है, तो अब यहां से x की वैल्यू अगर रखता हूं मैं तो V डैश इक्वल्स हो गया तुम्हारा, क्योंकि XL2 क्यों आया, क्योंकि देखो यहां पर जो विभवमापी था, यहां पर जो 2 और 3 तुमने जोड़ा तो धारामापी परिपथ में है, तो इस जोगी को जब तुमने सरकाया तो नई संतुलन लंबाई प्राप्त हुई। किसके लिए प्राप्त हुई, यहां पर जो विभवांतर उत्पन्न हुआ है उसके लिए। तो एक विभवांतर तो उत्पन्न हुआ वोल्टमीटर में और एक यहां पर संतुलन लंबाई जो प्राप्त होगी उसके कारण से, तो V डैश इक्वल्स टू क्या आ गया, XL2 और x की वैल्यू कितनी निकाली है हमने, एप्सिलॉन s बाय L0 इंटू L2। यह आपकी V डैश की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो अब दो मान आ गए, ये तो है आपका त्रुटिपूर्ण और ये है वास्तविक या यथार्थ भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो अब यहां पर इन दोनों पाठ्यांकों का अंतर निकाल लिया, अतः डेल्टा V इक्वल्स टू V माइनस V डैश। तो V माइनस V डैश हम ज्ञात करके यहां पर वही वापस भिन्न भिन्न प्रतिरोध निकालेंगे। भिन्न भिन्न प्रतिरोधों के लिए यहां पर बार बार V निकालेंगे, उस V के लिए यहां बार बार V डैश निकालेंगे और डेल्टा V के मान निकालते जाएंगे, यानी परिवर्तन ज्ञात करते जाएंगे। ठीक है, और जो परिवर्तन पाठ्यांक, जो परिवर्तन हमें प्राप्त होंगे उन परिवर्तनों की सहायता से हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे जो वोल्टमीटर का अंश शोधन वक्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वोल्टमीटर का अंश शोधन वक्र। तो ये एक प्रैक्टिकल कर्व है जो मैंने अभी नोट्स में भी आप लोगों को भिजवाया है, तो प्रैक्टिकल ग्राफ है जो हमें ध्यान रखना है इस जगह पे। तो हम एक प्रैक्टिकल ग्राफ यहां प्लॉट करते हैं। यह ग्राफ प्लॉट होगा डेल्टा V माइनस V डैश में और एक वोल्टमीटर के पाठ्यांक V में। ठीक है, तो यहां पर हम इस ग्राफ को प्लॉट कर देते हैं जैसे इसमें प्लॉट हुआ है। ये सब प्रैक्टिकल कर्व है, इसमें इतना नहीं सोचना है कि ये ग्राफ आया कैसे। जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो अलग अलग ग्राफ आपको प्राप्त होंगे। तो ये कहलाता है वोल्टमीटर का अंश शोधन वक्र। इसको बोलते हैं वोल्टमीटर का अंश शोधन वक्र। ओके, तो अब इसके बाद में पांचवी एप्लीकेशन आती है हमारी अमीटर का अंश शोधन। अमीटर का अंश शोधन, तो वापस वही, किसी भी विद्युत परिपथ में अमीटर के अंदर जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो अमीटर के अंदर विद्युत धारा के पाठ्यांकों की विभवमापी से प्राप्त यथार्थ पाठ्यांकों से तुलना करना ही अमीटर का अंश शोधन कहलाता है। यानी वही चीज कि अमीटर को आपने किसी परिपथ में जोड़ा और धारा प्रवाहित की, तो धारा प्रवाहित करने से अमीटर का कुछ ना कुछ पाठ्यांक आया, उस पाठ्यांक की तुलना विभवमापी से प्राप्त यथार्थ पाठ्यांकों से आपने की, तो ये जो प्रक्रिया कहलाएगी यह अमीटर का अंश शोधन कहलाती है। ठीक है, इसका भी हम सबसे पहले परिपथ संयोजन बनाते हैं। तो पहले हम प्राथमिक परिपथ बनाते हैं।
ये आपका प्राथमिक परिपथ हो गया, जिसके अंदर प्राथमिक सेल है, कुंजी है और धारा नियंत्रक है, तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। ठीक है, यहां पर एक अन्य सेल जोड़ दिया हमने, जो टर्मिनल 1 से जुड़ा हुआ है। ठीक, टर्मिनल 2 से गैल्वेनोमीटर और जो कि कनेक्ट कर दिया। ठीक है, यहीं पर एक ओम की कुंडली जुड़ी हुई है, इस कुंडली के साथ में यहां अमीटर है, ये टर्मिनल 3 है यहां पे। ठीक है, ये धारा नियंत्रक RS2, ये सेल एप्सिलॉन, ये K2 कुंजी। तो ये परिपथ हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, वहां पर प्रतिरोध बॉक्स के समानांतर क्रम में वोल्टमीटर जुड़ा हुआ था। वोल्टमीटर सदैव समांतर क्रम में जुड़ता है, और ये जो एमीटर है ये हमने किस क्रम में जोड़ रखा है? श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। तो ये पूरा प्राथमिक परिपथ है, इसकी भी संरचना वैसी की वैसी हम पढ़ सकते हैं, बता सकते हैं। तो वही चित्रानुसार विभवमापी के प्राथमिक परिपथ में प्राथमिक सेल, कुंजी के, धारा नियंत्रक श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। द्वितीय परिपथ में 1 ओम की कुंडली तथा इसके श्रेणी क्रम में एक अमीटर जोड़ा जाता है, जिसका हमें क्या करना है? अंश शोधन करना है। ठीक है, अब कार्यप्रणाली क्या कहती है? कार्यप्रणाली कहती है कि सबसे पहले प्राथमिक परिपथ की कुंजी K को जोड़ते हैं, उसके बाद 1 और 2 के बीच में हम टर्मिनल 2 के बीच में डॉट लगाते हैं। ये डॉट लगा दिया हमने, ये मानक सेल है, डायग्राम में भी कर लीजिएगा इसको। ये एप्सिलॉन एस मानक सेल है। तो इस मानक सेल के लिए हम संतुलन लंबाई ज्ञात करते हैं वापस। तो हमने माना कि मानक सेल के लिए संतुलन लंबाई कितनी है? L0। थ्योरी सबकी लगभग सेम है। तो मानक सेल के लिए एप्सिलॉन एस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? XL0। तो x इक्वल्स क्या हो गया? एप्सिलॉन एस बाय L0। ठीक है, तो मानक सेल के लिए आपकी एप्सिलॉन एस x की वैल्यू हो गई। ठीक, अब क्या करते हैं? 1 और 2 के बीच में से टर्मिनल को हटाते हैं और 2 और 3 के मध्य डॉट लगा देते हैं। तो 2 और 3 के मध्य में हमने डॉट लगा दी। 2 और 3 के मध्य में डॉट लगाने के बाद में द्वितीय परिपथ में कुंजी K2 को भी लगा देते हैं। कुंजी K2 को जोड़ा, कुंजी K2 को जोड़ते धारा प्रवाह हुआ। क्या हुआ? कुंजी K2 को जोड़ते ही धारा प्रवाह हुआ। धारा प्रवाह होते ही धारा नियंत्रक की सहायता से, ये जो RS2 है, धारा नियंत्रक की सहायता से धारा को थोड़ा सा नियंत्रित करते हैं और 1 ओम जो प्रतिरोध है, उस 1 ओम प्रतिरोध की कुंडली में इच्छित धारा प्रवाहित करते हैं। ठीक है, और यही धारा का कौन सा मान होता है? त्रुटिपूर्ण मान कहलाता है। इच्छित धारा प्रवाहित कर देते हैं और यही धारा का त्रुटिपूर्ण मान कहलाता है। क्योंकि यहां पर एक चीज और देखने की है कि जब हम यहां बात करते हैं त्रुटिपूर्ण मान की, तो त्रुटिपूर्ण मान मैंने अभी भी बताया कि ये जो अमीटर मान देगा वो त्रुटिपूर्ण मान होगा। तो यहां 2 और 3 के बीच में तुमने कुंजी लगा दी, डॉट लगा दिया, डॉट लगाकर तुमने धारा प्रवाहित की, धारा नियंत्रक की सहायता से उस धारा को नियंत्रित किया और नियंत्रित करके 1 ओम की जो प्रतिरोध कुंडली थी उसमें इच्छित मान की धारा प्रवाहित करके उसका मान किससे ज्ञात कर लिया? क्योंकि अमीटर से गुजरेगी वो धारा, तो भाई यहां से धारा चली, ये तो ये धारा इस 1 ओम की कुंडली से होते हुए किसमें से गुजरेगी? अमीटर से। तो अमीटर से तुमने धारा का मान ज्ञात कर लिया, ये धारा का त्रुटिपूर्ण मान कहलाता है। और इसी अवस्था में तुमने क्या किया? जोकी को वापस सरकाया, वही सेम विभव वोल्टमीटर अंशोधन, जोकी को वापस सरकाया, संतुलन लंबाई क्या ज्ञात करी? L2 ज्ञात करी। तो अब L2 के लिए जो यहां पर विभवांतर प्राप्त हुआ इस 1 ओम की कुंडली के सिरों पर, वो कितना आया? V डैश इक्वल्स टू XL2। X की वैल्यू रख दी तुमने यहां पर। ठीक है, और इस 1 ओम की कुंडली के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर ओम के नियम से V इक्वल्स टू I डैश R। ठीक है, तो अब V इक्वल्स टू I डैश R, तो यहां पर R कितना है? 1 ओम। तो V इक्वल्स टू क्या आ गया? सीधा सीधा I डैश। तो यहां पर ये क्यों आया? इस चीज को हम थोड़ा सा समझ लें यहां पर कि जब हम बात कर रहे हैं यहां पर कि भाई यहां धारा आपने प्रवाहित की, तो इस प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर उत्पन्न हुआ, और वो विभवांतर कितना उत्पन्न हुआ? V डैश। इसी विभवांतर V डैश के लिए तुमने संतुलन लंबाई ज्ञात कर ली, कितनी निकाली? XL2 या फिर ये,
और इसी विभवांतर के लिए ओम का नियम लगा दिया, तो वी डैश इक्वल्स टू कितना आ गया तुम्हारा आई डैश। तो अब आई डैश की वैल्यू क्या निकली तुम्हारी इस समीकरण से और इस समीकरण से XL2, तो आई डैश इक्वल्स टू आ गया XL2, या फिर इस वैल्यू को पुट कर दोगे तो ये हो गया एप्सिलॉन S अपॉन L0 L2, तो ये तुम्हारा आई डैश का मान आ गया। तो यहां आई डैश विभवमापी द्वारा मापा गया धारा का यथार्थ मान है और अमीटर की सहायता से कौन सा मान नापा जाएगा I। तो I और आई डैश में तुम अंतर निकाल लोगे, दैट इज डेल्टा I निकालोगे, डेल्टा I क्या होगा I माइनस आई डैश, और वही अलग अलग पाठ्यांकों के लिए वापस ग्राफ प्लॉट कर दोगे। इस वाली टर्म को मैं दोबारा एक बार समझा देता हूं। सबसे पहले 2 और 3 के बीच में हम डॉट लगाएंगे, 2 और 3 के बीच में डॉट लगाया तो ये वाला पूरा सर्किट परिपथ में आ गया। कुंजी K2 को भी बंद कर देंगे, कुंजी K2 को बंद करने पर धारा प्रवाह होगा, धारा प्रवाह हुआ 1 ओम की कुंडली के सिरों पर विभवांतर उत्पन्न होगा V डैश, तो V डैश बराबर ओम के नियम से होता है I डैश R, तो R की वैल्यू 1 ओम है तो V डैश बराबर I डैश हो गया। अब इसी विभवांतर V डैश के लिए संतुलन लंबाई ज्ञात करेंगे जोकी की सहायता से, जोकी की सहायता से संतुलन लंबाई ज्ञात की तो y L2, x की वैल्यू कितनी है एप्सिलॉन S अपॉन L0 और L2 एज इट इज, तो V डैश और V डैश दोनों बराबर हैं, तो I डैश बराबर कितना हो गया तुम्हारा एप्सिलॉन S अपॉन L0 L2, तो ये I डैश क्या है विभवमापी द्वारा मापी धारा, और इस एमीटर के द्वारा कौन सी धारा मापी जाएगी I। तो जब तुम डेल्टा I निकालोगे तो डेल्टा I क्या होगा I माइनस आई डैश, और इस I माइनस आई डैश के लिए जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमें अमीटर का अंश शोधन वक्र प्राप्त होगा। अब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, देखिएगा कुछ इस तरह से चलेगा ग्राफ। तो यहां पर ये डेल्टा I हो गया तुम्हारा I माइनस आई डैश, और यहां हो गया I, तो ये तुम्हारा अमीटर का अंश शोधन वक्र कहलाएगा। तो ये आपका चैप्टर 6 आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, चैप्टर 6 पूरा हो चुका है आपका। अब इसके कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, एग्जाम्पल क्वेश्चंस, वो मैं आपको शीट्स भिजवा दूंगा और फिर इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।